Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Usman Mirza, and today we are discussing Carnot engine. Before starting our new topic, let's recall our previous lecture of second law of thermodynamics, in which we studies two laws. Number one is Kelvin-Planck's law, which state that it is impossible to design a heat engine which transfer all the heat energy into work without any heat sink or heat loss. Another law was Clausius' law, which states that it is impossible to design a heat engine which transfer heat from a cold body to a hot body without any work done. These are the two laws which we studied in our previous class. Now we are discussing Carnot engine. So what is Carnot engine? A Carnot engine is a theoretical thermodynamic cycle proposed by Carnot. It gives the estimate of the maximum possible efficiency that a heat engine during the conversion process of heat into work. Basically, Carnot engine हमें सिस्टम की एफिशिएंसी बताता है. मतलब हमें अगर सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड किया है कि सारा का सारा इनपुट हमें आउटपुट में जनरेट होके मिल रहा है, या कितना परसेंट आउटपुट हमें मिल रहा है, या कितना परसेंट सिस्टम हीट लॉस कर रहा है, ये बेसिकली कार्नोट इंजन हमें बता रहा है. सो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, अब इसको डिस्कस करते हैं. सो व्हाट इज कार्नोट थ्योरम और प्रिंसिपल? एनी सिस्टम वर्किंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर T1 and T2 can never have an efficiency more than the Carnot engine working between the same two reservoir respectively. बेसिकली ये हमें बता रहा है कि अगर कोई भी सिस्टम है उसके अंदर दो टेम्परेचर हो, एक हॉट रिजर्वायर हो T1, हॉट रिजर्वायर का मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या हाई टेम्परेचर, और T2 का मतलब क्या है, कोल्ड टेम्परेचर या लो टेम्परेचर. ठीक, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है. अगर कोई भी सिस्टम जिसमें दो टेम्परेचर में, ऐसा सिस्टम जिसमें दो टेम्परेचर में वर्क कर रहा हो, और अगर हम उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करना चाहते हैं उस सिस्टम की एफिशिएंसी, तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी से ग्रेटर नहीं हो सकती. बेसिकली कार्नोट इंजन हमें एक डमी या एक साइक्लिक प्रोसेस जनरेट करके दे रहा है जिसकी मदद से हम सिस्टम की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो अब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं. अनदर पॉइंट इज the efficiency of this type of engine is independent of the nature of the working substance and is only depend on the temperature of hot and cold reservoir. इसका मतलब क्या है, जो efficiency of the system है वो nature of the substance के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. कौन सा मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं या कौन सी गैस हम इस्तेमाल कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, ये डिपेंडेंट नहीं है. कोई भी गैस इस्तेमाल कर सकते हैं, बट डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी, टेम्परेचर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं. जो T1 टेम्परेचर है और T2 टेम्परेचर है वो हमने क्या अप्लाई किया. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस. जो हम सिस्टम के अंदर गैस इनपुट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. और किसके ऊपर एफिशिएंसी डिपेंडेंट है, जो हम टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को. तो अब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं. ये वर्क करता होता है 4 डिफरेंट प्रोसेस के ऊपर. नंबर 1 इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, नंबर 2 इज adiabatic एक्सपेंशन, नंबर 3 इज आइसोथर्मल compression, एंड नंबर 4 वाज adiabatic compression. तो ये 4 प्रोसेस है, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है. अच्छा, रिमेंबर डैट साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम है या चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम ज़ीरो होगी. इसका मतलब क्या है, जो इनिशियल स्टेज ऑफ द सिस्टम है वही फाइनल स्टेज ऑफ सिस्टम होगा. इसका मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम ज़ीरो हो जाएगी. ठीक, अब नंबर 1 प्रोसेस को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है आइसोथर्मल एक्सपेंशन. अब हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था आइसोथर्मल एक्सपेंशन को. आइसोथर्मल मीन्स चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब डेल्टा T इज इक्वल्स टू 0, और एक्सपेंशन में हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा था. हम इसके ग्राफ भी देकर आ चुके हैं, तो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है हमने Q इन हीट एनर्जी प्रोवाइड की, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q1 से. मतलब जब हम सिस्टम को हीट एनर्जी एडअप कर रहे हैं या सिस्टम को हीट एनर्जी गिवन कर रहे हैं वो क्या है, Q1. और सिस्टम को हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड की है. सबसे पहले हम इसको किसको प्लेस करेंगे, हॉट रिजर्वायर के ऊपर, जब भी हमारा टेम्परेचर राइज होगा. TH का मतलब है हाई टेम्परेचर. सिस्टम को हमने किसके ऊपर प्लेस कर दिया, A. जब हम इनिशियल स्टेज पे मौजूद हैं A पर, A पोजीशन पर, तो हमने इस सिस्टम को
जो कंटेनर हमने अज्यूम किया है इसको हमने प्लेस कर दिया हॉट रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर का मतलब है इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक। अच्छा, एक और चीज़, इसकी जो वॉल ऑफ द सिलेंडर जो हमने कंसिडर किया है, इसकी जो वॉल्स हैं ये इंसुलेटेड है, ठीक है, मतलब ये हीट ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, और जो इसकी बेस है वो हीट कंडक्टिंग है, ठीक है। तो इससे हम हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, या हीट इनपुट कर सकते हैं, या हीट आउटपुट कर सकते हैं, या हीट ऐड अप कर सकते हैं, या हीट रिजेक्ट कर सकते हैं। तो और जो इसकी वॉल है इससे हम ये आइसोलेटेड हैं, ठीक है, इनसे हम वर्किंग नहीं कर सकते। तो हम सिस्टम को हीट एनर्जी जैसे प्रोवाइड करेंगे, तो क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है इसके अंदर वॉल्यूम और प्रेशर आर इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएगा और फिर हम उसको एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर क्या होगा, हमारी जो हीट एनर्जी है, सिस्टम की हीट एनर्जी, वो कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। या आप बोल सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या, हम सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे, इसके अंदर कोई भी रिजर्वायर नहीं है, ठीक। तो अब क्या होगा, इसमें भी जब हम ऐसा करेंगे तो इसमें अब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा और टेम्परेचर डिक्रीज होगा और प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका वॉल्यूम इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। और इसका टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ कन्वर्ट हो चुका है। हाई टेम्परेचर को हम T1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लो टेम्परेचर को T2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर ट्रांसफ़र हो गया फ्रॉम T1 टू T2। इसी को हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं और समझने की, इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ग्राफ भी हम साथ साथ समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमने प्रोसेस डिस्कस किया इनिशियल स्टेज ऑफ सिस्टम, जो ए था, जहाँ पर हमारा, जिसमें हमने हॉट रिजर्वायर के ऊपर अपने सिलेंडर को प्लेस किया था, उस वक्त का टेम्परेचर P1, V1 और T1 है। क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस और एक्सपेंशन भी हो रही है तो हमारे पास एरोहेड इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। एक्सपेंशन का ग्राफ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ग्राफ हमने लास्ट प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर ऐसा देखा था, ठीक है। अच्छा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर हमारा जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्मूथ होगा या फिर स्लो चेंज हमें नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पर भी हमें ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो रहा है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान ग्राफ बना हुआ है जिसमें हमारा वॉल्यूम इंक्रीमेंट कर रहा है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। जैसे हम बी पॉइंट पर आएंगे तो फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो जाएगी, इसमें टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। देखिए T1 टेम्परेचर है और यहाँ पर हो गया T2 टेम्परेचर, वो यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा बी पॉइंट पर, ठीक है। उसका प्रेशर भी प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा। यहाँ तक हमने वर्किंग देख ली है अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर, ठीक है। P3, V3 और T2, ये हमारे पास दो प्रोसेस हो गए ए से बी तक। अब क्या होगा, अच्छा, इन दो प्रोसेस के अंदर वर्किंग किस तरह से हो रही थी। द प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इन दिस प्रोसेस द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब बाय द आइडियल गैस इज Qin, जिसको Qin को हमने Q1 से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, और विच इज़ एट द टेम्परेचर ऑफ TH का मतलब हाई टेम्परेचर, और उसको हमने T1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द गैस एक्सपेंड एंड डज वर्क ऑन द सराउंडिंग, ठीक है, वो डन बाय द सिस्टम हो रहा है। बेसिकली गैस एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होने का मतलब कि उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो उसमें वॉल्यूम में चेंज आएगा और फिर वो वर्क डन हो जाएगा। एज वी डिस्कस डेल्टा W इज इक्वल्स टू P डेल्टा V, ये फॉर्मूला हम पीछे ड्राइव कर कर आ चुके हैं। सेकेंड प्रोसेस के अंदर क्या होगा, क्योंकि हमारे पास जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही है इसके अंदर चेंज इन हीट एनर्जी कांस्टेंट है, तो सिस्टम क्या होगा, आइसोलेटेड होगी। मैं जैसे बताया आपको कि इसके अंदर हम कंडक्ट नहीं कर सकते हीट एनर्जी, तो गैस कंटिन्यू टू एक्सपेंड और वर्क डन बाय द सिस्टम ही हो रहा होगा, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब कि इसका वॉल्यूम में चेंज आ रहा होगा और प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा, उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये दो बातें हम अभी कर कर आ चुके हैं। अब जब हम बी प्रोसेस तक आए हैं तो अब उसी सिलेंडर को हमने कहाँ प्लेस कर दिया, आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर। पहले हम उस सिलेंडर को एक्सपेंड किया है और उससे हमने वर्क डन कर लिया, ठीक है, और फिर उसी सिलेंडर को दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आने के लिए हम उसे कंप्रेशन करें। कंप्रेशन का मतलब है हमारी जो गैस पहले एक्सपेंड हो चुकी थी अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसका मतलब यह क्या है, अब हम पहले इस गैस हीट एनर्जी इससे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। हीट एनर्जी रिजेक्ट कर देंगे तो इसके वॉल्यूम में
चेंज आएगा। इसका मतलब क्या है, वर्डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, ठीक है। पहले जो दो प्रोसेस थे उसमें वर्डन बाय द सिस्टम हो रहा था, अब वर्डन ऑन द सिस्टम, एरो हेड भी बता रहा है हमें वर्डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। अच्छा, जैसे वर्डन ऑन द सिस्टम होगा तो इसमें क्या होगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में दोबारा से टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा और प्रेशर और वॉल्यूम आर इनवर्सली रिलेटेड, इसमें वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर राइज कर जाएगा, ठीक है। फिर उसी प्रोसेस को दोबारा से हम एडियाबैटिक कंप्रेशन के अंदर लेकर जाएंगे और फिर उसका टेम्परेचर दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रिटेन कर जाएगा, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ। दोबारा से इसके वॉल्यूम में डिक्रीमेंट आएगा और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और ये तो अपनी फाइनल पोजीशन में रिटेन कर जाएगा। और फिर यही प्रोसेस दोबारा से चलेगा, फिर दोबारा से ई पोजीशन आ जाएगी, फिर बी, फिर सी और फिर डी, इसी तरह से साइक्लिक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हम सिस्टम में वर्क करते रहेंगे, ठीक। अब इसी को ग्राफ से थ्रू समझते हैं। पहले दो प्रोसेस ए से बी तक हम समझ चुके हैं ग्राफ के थ्रू, अब इसको आगे ग्राफ के थ्रू देखते हैं। तो हम बी पॉइंट तक देख चुके थे, अब बी से सी की तरफ हम देख सकते हैं कि हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है और आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रही है। इसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है एज वी डिस्कस इन आवर प्रीवियस स्लाइड। तो इसमें हमारे पास देखें हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है T2 और वॉल्यूम और प्रेशर चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ, इसमें हमारे पास टेम्परेचर दोबारा राइज कर जाएगा और T1 हो जाएगा, ठीक है, और प्रेशर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम डिक्रीज होता हुआ हमें नजर आ रहा है, ठीक है, और दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाए कि इस तरह से ये साइक्लिक प्रोसेस जनरेट हो जाता है, ठीक। तो थर्ड प्रोसेस के अंदर हम क्या कर रहे थे, द प्रोसेस रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, हियर द हीट लॉस, ठीक है, हमने जो हीट रिजेक्ट की थी सिस्टम से और वर्डन ऑन द सिस्टम हो रहा था, या हम बोल सकते हैं व्हेन द सराउंडिंग हैज टू बी डन द वर्क, ठीक है। और फोर्थ प्रोसेस के अंदर क्या हुआ कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ। इसके अंदर हमने एज वी डिस्कस कि हमारे पास जो हीट कंडक्टिंग नहीं हो सकती इसके अंदर, तो टेम्परेचर राइज होगा क्योंकि हम वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, या हम कह सकते हैं वर्डन ऑन द सिस्टम हो रहा था, ठीक। अब इसको डिस्कस करते हैं, इसी को दूसरे तरीके से डिस्कस करते हैं, जैसे कि इसके अंदर हमें ये ऊपर हमें लोड पिस्टन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है बट इसको डिफरेंट तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q1 से, ठीक है। जैसे हम लोड पिस्टन्स को डिक्रीज करेंगे तो इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा और प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देखिए वॉल्यूम में चेंज आ रहा है और प्रेशर डिक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। फिर उसको हम क्या करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, मतलब एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में प्लेस करेंगे तो इसमें क्या होगा, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब जो इसकी बेस है वो आइसोलेटेड हो जाएगी, वो हीट कंडक्ट नहीं कर सकती। तो इसमें दोबारा से जो जितने हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड की दी थी उसके इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, इसमें वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आएगा और प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। फिर उस प्रोसेस को ये बी पॉइंट तक आ चुके हैं, फिर अब सी की तरफ चलते हैं। इसमें Q2 को हमने हीट एनर्जी रिजेक्ट की थी सिस्टम से क्योंकि आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रही है, इसमें वॉल्यूम डिक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। देखें लोड ऑफ द पिस्टन से हमें नज़र आ रहा है कि अगर लोड ऑफ पिस्टन बढ़ जाएगा तो इसका वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हो रहा है, और अगर लोड ऑफ पिस्टन डिक्रीज हो जाते हैं इसके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है। फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन के अंदर क्या होगा, हमारे लोड पिस्टन्स और इंक्रीज हो जाएंगे, वॉल्यूम डिक्रीज होगा और प्रेशर राइज कर जाएगा और अपनी ओरिजिनल स्टेट में दोबारा से रिटेन कर जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा साइक्लिक प्रोसेस होता है। देखिए हम ए पॉइंट से आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही थी तो हमारे पास देखें ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा था। अच्छा, जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है उसमें स्लो चेंज हमें नज़र आ रहा है और जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है उसमें रैपिड चेंज नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यही दो बेसिकली हमारे पास ये दो बेसिक डिफरेंस है जिसके अंदर वॉल्यूम और प्रेशर आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर हमारे पास स्लो चेंज होता है, वॉल्यूम इस इंक्रीज हो रहा होता है और प्रेशर डिक्रीज कर रहा होता है, बट ये स्लो प्रोसेस होता है। और एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर रैपिड चेंज होता है, बहुत फास्ट रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक। अच्छा, अब